दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने स्टोक्स थ्योरम को देखा था और कैसे हमने सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल एंड डेल ऑपरेटर जो है उनको कैसे अप्लाई करते हैं, कर्ल का क्या मीनिंग है, डाइवर्जेंस का क्या मीनिंग है एंड ग्रेडियंट का क्या मीनिंग है, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज का जो एपिसोड है उसमें हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे वेक्टर से रिलेटेड ही, और ये एक तरह से आप ये कह सकते हो कि एंडिंग की तरफ अब हम इस टॉपिक के आ गए हैं। तो चलिए कुछ नई चीज़ें पढ़ने की कोशिश करते हैं। आज का लेक्चर जो है, खास करके सेकेंड हाफ जो होगा आज के लेक्चर का, वो आपको सर्कुलर मोशन में हेल्प करेगा, ठीक है। क्योंकि आज मैं आपको डायरेक्शन के डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो आपको सिखाऊंगा, ठीक है। वो काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। तो चलिए ज़रा स्टार्ट करते हैं सिलसिला। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अभी तक हम 2-3 थ्योरम जो पढ़ी हैं उनको मैं रिवाइज करा देता हूं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ग्रेडियंट थ्योरम, ठीक है। तो ग्रेडियंट थ्योरम क्या कहती है? ग्रेडियंट थ्योरम कहती है कि अगर मैं किसी स्केलर फील्ड का ग्रेडियंट ले लूँ और उसका फिर अगर मैं डॉट डीएल लूँ, मतलब लाइन इंटीग्रल ले रहा हूँ इस फील्ड का फ्रॉम ए टू बी, तो वो क्या होगा? वो होगा एफ बी माइनस एफ ए, ये होगा दोस्तों। तो आप इसमें चेंज ऑफ एफ देख सकते हो। ग्रेडियंट का मतलब भी वैसे चेंज को ही रिप्रेजेंट करता है, तो यहां से आप चेंज ऑफ एफ जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो दोस्तों। दूसरा मैंने आपको बताया था कि अगर आप ग्रेडियंट ऑफ एफ में ए पॉइंट से ए पॉइंट पे ही आ रहे हो तो आपका जीरो बनेगा। इसका मतलब क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल अगर आप निकालोगे ग्रेडियंट ऑफ एफ पे, अगर आप क्लोज लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो, क्लोज लाइन का मतलब क्या होता है? जिस पॉइंट से आपने शुरू किया था वहीं पे आप खत्म हो गए, तो वो जीरो बनेगा। तो यहां से आप क्या बोल सकते हो? यहां से आप बोल सकते हो ग्रेडियंट ऑफ एफ जो बनेगा, जो नई फील्ड बनेगी, जो कि एक वेक्टर फील्ड है, ठीक है, दैट वेक्टर फील्ड विल बी कंजर्वेटिव। ये जो वेक्टर फील्ड आएगी ये कंजर्वेटिव आएगी। इसको हमने कंजर्वेटिव क्यों बोला है दोस्तों? इसको हम कंजर्वेटिव इसलिए बोलते हैं बिकॉज इसका जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है दैट इज जीरो, ठीक है, इसलिए हम इसको कंजर्वेटिव बोलते हैं। नंबर 2 पे आइए। नंबर 2 जो है वो है हमारी डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम हमें क्या कहती है? हमें कहती है कि अगर मेरे पास कोई वेक्टर फील्ड है और मैं उस वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल निकाल रहा हूं, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल निकाल रहा हूं, तो क्लोज्ड सरफेस को आप कन्वर्ट कर सकते हो वॉल्यूम में। ये सर्कल लगाने का मतलब क्लोज्ड होता है अभी, तो इसको आप क्या कर सकते हो? आप डाइवर्जेंस ऑफ एफ ले लो और डीवी लिख दो और वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हो। कई बार क्या होता है, वेक्टर फील्ड का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल जीरो आ जाता है, ये जीरो आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सोलेनोइडल फील्ड। या आप ये कह सकते हो जिसका डाइवर्जेंस जीरो हो जाए, जिसका डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा उसका क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल भी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है उसको क्या बोलेंगे? जिस फील्ड का डाइवर्जेंस मेरा जीरो हो जाए उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सोलेनोइडल फील्ड। सोलेनोइडल फील्ड, ठीक है, उसको बोला जाता है सोलेनोइडल फील्ड, जिसका डाइवर्जेंस जीरो हो जाए। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग होता है फ्लक्स ऑफ एफ थ्रू दिस क्लोज्ड सरफेस। तो एफ डॉट डीएस का मतलब समझिए, ये फ्लक्स ऑफ एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं ओपन सरफेस पे लिखूं इसको, जरा देखिए, अगर मैं बोलूं एफ डॉट डीएस, ठीक है, और ये कोई S1 सरफेस है, उस पर आप इसको इंटीग्रल को सोल्व कर रहे हो, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा फ्लक्स ऑफ एफ, फ्लक्स ऑफ एफ जो वेक्टर फील्ड है उसका फ्लक्स, फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ लाइंस, थ्रू सरफेस एस, जो S1 सरफेस है उस पे आप इंटीग्रल कर रहे हो इसका, तो उस सरफेस से कितना लाइंस निकलेंगी वो आप यहां से निकाल सकते हो दोस्तों। और अगर क्लोज्ड इंटीग्रल कर दिया तो क्लोज्ड सरफेस से कितना लाइंस निकलेंगी वो आप यहां से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये थी मेरी डाइवर्जेंस थ्योरम। नेक्स्ट आइए, अगर मैं बोलूं नंबर 3 इज स्टोक्स थ्योरम। तो स्टोक्स थ्योरम क्या कहती है? स्टोक्स थ्योरम कहती है कि आप जो है क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हो किसी भी वेक्टर फील्ड का, ठीक है, किसी भी वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकाल सकते हो। और वो जो लाइन इंटीग्रल होगा दोस्तों उसको कैसे लिख सकते हो आप? कर्ल ऑफ एफ डॉट डीएस, मतलब आप सरफेस इंटीग्रल में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये जो सरफेस बनेगा ये कौन सा सरफेस बनेगा? जो इस क्लोज्ड लाइन से जो बनेगा सरफेस, वही सरफेस यहां पे हम यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा मैंने बताया था कि अगर ये जीरो आ जाए, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल किसी भी वेक्टर फील्ड का, अगर क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल जीरो आ जाए तो वो फील्ड क्या होती है? कंजर्वेटिव फील्ड होती है।
उसी चीज को आप ये भी बोल सकते हो, ये जीरो होने के लिए ये इसको जीरो होना पड़ेगा भाई, तो आप कह सकते हो अगर कर्ल ऑफ एफ जीरो है मेरा, तब भी तो ये लाइन इंटीग्रल जीरो हो जाएगा ना। तो अगर कर्ल ऑफ एफ मेरा जीरो आ जाएगा तो ऐसी फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इररोटेशनल फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड। तो अगर मेरा कर्ल ऑफ एफ जीरो आ गया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है भाई, इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव फील्ड, और यू कैन से इररोटेशनल फील्ड। इररोटेशनल फील्ड इसको बोला जाएगा इररोटेशनल फील्ड, ठीक है, और सिंपली कंजर्वेटिव फील्ड आप इसको बोल सकते हो। ठीक है भाई, तो मैंने बताया कि कंजर्वेटिव फील्ड क्या होती है, इररोटेशनल फील्ड जो है वो क्या होती है। ठीक है, ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, ये लाइन इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको बताया था, और दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि ये थ्योरम और ये थ्योरम कहां पे एप्लीकेबल नहीं होगी, उसको भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया किस तरह से आप जो है कंजर्वेटिव फील्ड को देखते हो और या इररोटेशनल फील्ड को। अगर कर्ल ऑफ एफ जीरो आ गया, उस फील्ड को क्या बोलेंगे, इररोटेशन। इसका मतलब उस फील्ड के अंदर सर्कुलेशन नहीं है, वो सर्कुलेशन पैदा नहीं कर रही है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपको इसमें क्लैरिटी आई होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट जरा देखें। अब मैं आपको कुछ 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा बताना चाह रहा हूं आज की क्लास में, जो आपको आगे मतलब कई जगह पे हेल्पफुल होंगी, खासकर जब आप 12th क्लास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ोगे और जब आप मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ोगे। ठीक है, फैराडेज लॉ, मैक्सवेल्स इक्वेशन, जब आप ये सब पढ़ोगे तो आपको उन एंटिटी का यूज होगा। जरा देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया कि भाई जो मेरा डाइवर्जेंस ऑफ एफ आएगा, स्केलर फील्ड का जो, सॉरी ग्रेडियंट, स्केलर फील्ड का जो ग्रेडियंट आएगा ये कंजर्वेटिव होगा, ये हम जानते हैं, ये कंजर्वेटिव होगा। मतलब अगर मैं इसके ऊपर क्लोज लाइन इंटीग्रल लगाऊंगा तो इसका मतलब आप सेम पॉइंट से घूम फिर के वहीं पे आ रहे हो, तो वो जो लाइन इंटीग्रल बनेगा, क्लोज लाइन इंटीग्रल, वो जीरो आएगा, ये हम जानते हैं इसमें। अब क्योंकि ये कंजर्वेटिव फील्ड है तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं इसका कर्ल लूंगा तो वो ऑलवेज क्या आएगा, जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक तरह से हमारे लिए एक नई चीज आ गई है, इसको हमेशा याद रखिए। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो, याद रखिएगा। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो। अब यहां से एक और चीज पता चलती है आपको, क्या, कि अगर किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो हो रहा है, किसी भी वेक्टर फील्ड का कर्ल जीरो हो रहा है, तो आप उस वेक्टर फील्ड को, अगर ये ऑलवेज जीरो है, मान लीजिए कि भाई ये हमेशा जीरो है या जीरो आ रहा है, चलो हमेशा ना भी हो, बट मान लीजिए कोई वेक्टर फील्ड है उसका कर्ल जीरो आ रहा है, तो आप उस वेक्टर फील्ड को किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट से लिख सकते हो दोस्तों, प्लस माइनस। ठीक है भाई, किसी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट से लिख सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव माइनस वो आपका साइन फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो आप इस वेक्टर फील्ड को किसी दूसरी फील्ड के ग्रेडियंट से लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो। तो अगर किसी फील्ड का कर्ल जीरो आ रहा है तो उस फील्ड को, वेक्टर फील्ड को आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरी स्केलर फील्ड के ग्रेडियंट से दिखा सकते हो। ठीक है, ये आगे चल के हम इसका इस्तेमाल करेंगे, आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बड़ी कमाल की थ्योरम है भाई। ठीक है, कमाल का एक कंसेप्ट है, आप बस इसको याद रखिए। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक और चीज बताता हूं मैं आपको, जरा देखिए, मेरे पास कोई फील्ड का डाइवर्जेंस जो है वो मान लीजिए जीरो है, इसका मतलब ये सोलेनोइडल फील्ड है, ये मेरी सोलेनोइडल फील्ड है। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, क्या, कि अगर मैं डाइवर्जेंस लूं कोई ऐसी वेक्टर फील्ड का जो किसी दूसरी फील्ड के कर्ल से आई है, किसी दूसरी फील्ड के कर्ल से आई है, यहां इसका आपने कर्ल निकाला और जो भी एक वेक्टर फील्ड बनेगी उसका मैंने क्या ले लिया, डाइवर्जेंस, वो ऑलवेज जीरो आएगा दोस्तों, ये ऑलवेज जीरो आएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिए, ये भी आपका ऑलवेज जीरो होगा, ये भी आपका ऑलवेज जीरो होगा, ये भी आपका ऑलवेज जीरो होगा। तो ये दो चीजें तो आपको याद ही रखनी है। आप कह सकते हो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये हमेशा ट्रू आएगा, मतलब आप कर्ल भी ले रहे हो और फिर डाइवर्जेंस ले रहे हो उसका। ठीक है, तो वो ऑलवेज क्या बनेगा, जीरो बनेगा। अब सुनिए, अगर किसी वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है, इसका मतलब उस वेक्टर फील्ड को आप किसी दूसरी फील्ड के कर्ल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। सोचिए, आपने ऐसे लिख दिया, इसका मतलब आप ये कह सकते हो यहां से क्या,
कि जो ये मेरी वेक्टर फील्ड है, आई कैन रिप्रेजेंट दिस वेक्टर फील्ड विद द कर्ल ऑफ सम अदर फील्ड, सम अदर फील्ड बी सी डी कुछ भी हो, कोई एक और फील्ड है, उससे उसके कर्ल से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। क्यों मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे? क्योंकि मैं जानता हूं कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो। तो अगर किसी फील्ड का डाइवर्जेंस जीरो आ रहा है, इसका मतलब उस फील्ड को आप किसी दूसरी फील्ड के कर्ल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। पॉइंट को समझिए भाई, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आया तो ये दोनों पॉइंट तो आपको याद रखने हैं, ठीक है। इनको तो आप एक तरह से, इसको तो हमेशा याद रखिए। कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एनी स्केलर फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो एंड डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड विल ऑलवेज बी जीरो। ये हमेशा ट्रू होता है दोस्तों। तो ये दो एंटिटी को याद रखना है भाई आपको, ठीक है। ये आगे चल के बहुत बड़ी हेल्प करेगी आपकी, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये समझ आया, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इनका मैं प्रूफ, इसको तो प्रूव ही कर सकते हो आप ना। ए का कोई कंपोनेंट ले लो, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर उसका कर ले लो, जो भी कर लाए उसका फिर डाइवर्जेंस वाला फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई कर दो, देख लो वो अपने आप ही जीरो आ जाएगा, ठीक है। आप इसको प्रूव भी कर सकते हो, इजीली चेक कर सकते हो आप इसको, ठीक है। नेक्स्ट जरा देखिए, अब थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि भाई ये जो जीरो जो होती है ना, जो नल एंटिटीज जो होती हैं वो कैसे बनती हैं, ठीक है। तो दो केस को आपको ध्यान रखना है। और भी वैसे हैं, मतलब और भी एंटिटी हैं, बट उनकी फिलहाल हमारे पास हम इतना नहीं देखेंगे। वैसे मैं आपको एक और बता देता हूँ। ऐसे कई बार आप एनकाउंटर करोगे जब आप पढ़ोगे, तो हालांकि 11th-12th में इसकी इतनी खास जरूरत नहीं है। कई बार कर्ल ऑफ एनी वेक्टर फील्ड ये पूछ लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ठीक है। वेक्टर फील्ड है, उसका कर लिया, फिर से एक नई वेक्टर फील्ड आएगी, उसका फिर से कर ले लिया, तो ये क्या बनेगा। तो ये हालांकि आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं। जरा देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखो ये वेक्टर, ये डेल जो होता है ना, ये डेल, ये एक ऑपरेटर है दोस्तों, ये एक ऑपरेटर है, ठीक है। ये मेरा एक ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं डेल ऑपरेटर, ठीक है। डेल ऑपरेटर, इसको डेल ऑपरेटर बोला जाता है। अब ये डेल ऑपरेटर क्या होता है, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। डेल बाई, जैसे कार्टेशियन में लिखना है तो डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, प्लस डेल बाई डेल जेड के कैप। इसका मतलब ये एक वेक्टर की तरह ही होता है, ठीक है। और वैसे भी आप क्रॉस ले रहे हो तो इसके साथ आप क्रॉस ले रहे हो, ए का, फिर उसके बाद क्रॉस ले रहे हो, ठीक है। तो एक तरह से वेक्टर प्रोडक्ट हो गया, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब अगर आपको याद हो ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ठीक है। अगर आप तीन वेक्टर का ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लेते तो क्या लिखते थे आप, बैक कैब, बी ए सी सी ए बी, ऐसे करते थे। यहां पे डॉट लगा दो, ठीक है, और यहां पे डॉट लगा दो। तो देखो इस तरह से आप लिख सकते हो, बी ए सी सी ए बी, ठीक है ना। बैक कैब अगर आपको याद हो, ये मैंने वेक्टर में पढ़ाया था ट्रिपल प्रोडक्ट में, बैक कैब। अब आप सुनिए, ए की जगह पे आप क्या ले रहे हो, डेल, और इसकी जगह पे भी डेल ले रहे हो, और उसकी जगह आप ए कर रहे हो, सी की जगह ए कर रहे हो, बाकी जगह डेल ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हो। तो जरा देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल, अंदर क्या आएगा बताओ जरा, अंदर आएगा ए की जगह पे क्या, ए की जगह पे क्या आ गया, जरा देखो, ए की जगह पे भी डेल है, बी की जगह पे भी डेल है, सी की जगह पे एफ ले लो। चलो इसको ना, क्योंकि कंफ्यूज मत हो ना ए के साथ, इसकी जगह मैं नया एफ ले लेता हूं। तो जरा देखिए इसकी क्या वैल्यू आएगी, क्या आएगी, जरा देखिए। बी की जगह पे मैंने क्या कर दिया, डेल, ए की जगह पे क्या कर दो, ए की जगह पे भी डेल कर दो, डॉट, सी की जगह पे क्या करोगे बताओ, सी की जगह पे एफ करोगे, ठीक है भाई, इस तरह से आ जाएगा। तो आप देखो ये एक स्केलर बनेगा, और स्केलर का हम क्या ले रहे हैं, स्केलर का ग्रेडियंट ले रहे हैं। फिर माइनस सी, सी की जगह पे एफ आ जाएगा, और यहां पे आएगा डेल डॉट डेल, डेल डॉट डेल करोगे डेल स्क्वायर बन जाएगा। तो डेल स्क्वायर जो है वो ऑपरेटर ही रहेगा। तो ऑपरेटर को कभी भी पीछे नहीं लिखते, वेक्टर के आगे लिखते हैं। ऑपरेटर तो किसी पे अप्लाई होता है ना भाई, ऑपरेशन होता है, वो ऑपरेशन को दिखाता है। तो इसका मतलब ये डेल स्क्वायर बनेगा। तो डेल स्क्वायर को अब आप इसके आगे लिख दो, डेल स्क्वायर ऑफ एफ, आप इस तरह से लिख सकते हो। इसको बोलते हैं लैप्लाशियन ऑपरेटर। एक और नया नाम है, डेल स्क्वायर बन जाता है लैप्लाशियन, ठीक है। जैसे आप पढ़ते हैं ना कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, ऐसे ये एक नया ऑपरेटर होता है, इसको हम बोलते हैं लैप्लाशियन, लैप्लाशियन ऑपरेटर, ठीक है। ये कैसे अप्लाई होता है इसकी कोई खास जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको बता नहीं रहा था। बट एनीवे, आपको अगर इंफॉर्मेशन है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से ये एंटिटीज जो है हम इनको देखेंगे, जिनमें ये कई बार ये तीन तीन ऐसे आ जाते हैं,
या मतलब अलग तरह से आप उनको जो है ना, दो जो नल वाली एंटिटी है ना उनको याद रखिए, जो हमेशा जीरो बन रही हैं, वो अपने काम की है भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए, आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, जरा देखिए दोस्तों, अगर आपको मेरे डिफरेंशिएशन के लेक्चर याद हो या इंटीग्रेशन वाले लेक्चर याद हो, उनमें हमने एक नई चीज पढ़ी थी, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। तो स्पीड एंड वेलोसिटी को थोड़ा सा मैं और अब डिस्कस करना चाहता हूं। स्पीड एंड वेलोसिटी, देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या है, स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी का ही मैग्नीट्यूड होता है। स्पीड जो होता है वो वेलोसिटी के ही मैग्नीट्यूड को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब इस पे जो वेक्टर ऑपरेशन पढ़े हैं वो सारे एप्लीकेबल हैं आपके। ठीक है, वेलोसिटी मेरी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पीड क्या है, उसी का मैग्नीट्यूड है। स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। दूसरी बात मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी जो होगी वो क्या होगी, आप dxt/dt लिख सकते हो, लेकिन उस केस में xt क्या होना चाहिए बताइए, xt उस केस में पोजीशन होनी चाहिए। पोजीशन का अगर डेरिवेटिव ले रहे हो तो वो वेलोसिटी आएगी। और स्पीड क्या बनेगी दोस्तों, स्पीड को भी dxt/dt लिख सकते हो, लेकिन उस केस में xt क्या होनी चाहिए, xt मेरी होनी चाहिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं होती, पोजीशन में डायरेक्शन भी होती है। पोजीशन वेक्टर जैसे आपने पढ़ा ना, उसमें डायरेक्शन होती है भाई, उसका एक मैग्नीट्यूड होता है, उसमें एक डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब इसमें डायरेक्शन है दोस्तों, इसलिए इसका डेरिवेटिव भी एक वेक्टर ही बनेगा, वेलोसिटी। लेकिन डिस्टेंस जो देखते हो, डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड होता है, कितना डिस्टेंस आप ट्रैवल किए हो। कोई कार जो है, कोई बॉल जो है, वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो दैट डिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। आप टोटल काउंट करते हो कितनी लेंथ चला है वो, तो उसका जो डेरिवेटिव आएगा वो स्पीड बनेगा। लेकिन इसको मैं अगर ज्यादा एक्यूरेट बोलूंगा तो इंस्टेंटेनियस वर्ड यूज करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, और यहां पे इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस क्यों यूज करते हैं भाई, इंस्टेंटेनियस वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि आप जो इसका एक्सप्रेशन निकालोगे उसमें आप किसी भी इंस्टेंट पे आप इसकी वेलोसिटी बता सकते हो। ऐसे यहां पे किसी भी इंस्टेंट पे आप स्पीड बता सकते हो। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है भाई। तो दोनों में देखिए कि कितना डिफरेंस है। अगर आपको पोजीशन का ग्राफ दे रखा है तो उसके डेरिवेटिव से आप वेलोसिटी का ग्राफ बना सकते हो। वेलोसिटी के ग्राफ से आप क्या कर सकते हो बताओ, वेलोसिटी के ग्राफ का मैग्नीट्यूड लो लोगे तो स्पीड का ग्राफ आ जाएगा वहां से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा, अगर आप वेलोसिटी के ग्राफ को इंटीग्रेट करोगे तो पोजीशन का ग्राफ बनेगा, बट अगर स्पीड के ग्राफ को इंटीग्रेट करोगे तो डिस्टेंस का ग्राफ बनेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ग्राफ का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन भी आपको पता है, ये चीज आपको जानकारी है, ये ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट जरा देखिए, अब मैं क्या बेसिकली मैं क्यों बताना चाह रहा था ये अभी वेक्टर में इस चीज को। अभी तक आप जो डिस्कस कर रहे थे, अभी तक आप जो देख रहे थे उसमें वन डायमेंशनल मोशन देख रहे थे। तो वन डायमेंशनल मोशन में आपका जो मोशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, जैसे एक्स एक्सिस है, सोचिए। तो आपका जो पार्टिकल है वो केवल एक्स डायरेक्शन में मूव करता है। ये मान लीजिए मेरी वाई है बट ये एक्स है। आपका जो पार्टिकल है वो या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, मतलब पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स की तरफ जाएगा। तो मान लीजिए मैं इसकी पोजीशन की बात करूं, अगर ये पोजीशन को दिखा रहा है, तो अगर मैं पोजीशन की बात करूंगा दोस्तों, तो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, जरा देखें, t² - 4t i कैप। इसका मतलब मुझे क्या देना पड़ेगा, आइडली पोजीशन में डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। ठीक है, या इसमें डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं, सही बताऊं तो अगर ये नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब माइनस आई कैप हो जाएगा अपने आप। अगर इसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आई कैप हो जाएगी पोजीशन। और अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो प्लस आई कैप में होगी पोजीशन। जैसे कि अगर मैं इसको देखूं अलग अलग इंस्टेंट पे, मैं बोलूं एट t = 0, एट t = 0 जो पोजीशन आएगी दोस्तों, ठीक है, वो क्या बनेगी, पोजीशन माने लोकेशन, जो पोजीशन की वैल्यू होगी वो क्या बनेगी, t = 0 पे 0 आई कैप। इसका मतलब ओरिजिन पे बैठा है ये। एट t = 1 पे देखिए, एट t = 1, एट t = 1 xt क्या हो जाएगी बताओ जरा, t = 1 पुट करोगे इसमें तो ये बनेगा -3 आई कैप। t = 1 सेकंड पे पोजीशन जो है वो नेगेटिव में है, तो देखो इसमें डायरेक्शन भी आ गई है, माइनस आई कैप की तरफ है। इधर आई कैप है, इधर माइनस आई कैप है, तो इसकी पोजीशन जो है वो -3 आई कैप है। इसका मतलब डिस्टेंस इसकी 3 है, मैग्नीट्यूड इसका 3 है, तो ओरिजिन से 3 मीटर अवे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और डायरेक्शन इसकी माइनस आई कैप की तरफ है। तो आप समझिए पोजीशन में क्या होता है, डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है, पोजीशन में डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो अगर आपका पोजीशन ये बता रहा है कोई, इसका मतलब आपका पार्टिकल जो है वो कैसे ट्रेवल करेगा बताओ जरा। देखिए अगर मैं इसका ग्राफ दिखाऊं आपको एक्स टी का, अगर मैं टाइम के साथ ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसे बनेगा, t इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, और कहां पे 0 आएगा बताओ जरा, और t इक्वल टू 4 पे, t इक्वल टू 4 पे 0 आएगा। तो इसका जो ग्राफ आएगा दोस्तों वो कुछ इस तरह का बनेगा, आप जानते होंगे, ठीक है, इस तरह का ग्राफ बनेगा। इसका मतलब क्या हुआ, 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में, 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में, मैंने सही बनाया क्या, 0 पे 0 बनेगा और एक 4 पे 0 बनेगा, आई थिंक, हाँ ये तो ठीक है। तो मैंने उल्टा बना दिया भाई मेरे ख्याल से ग्राफ, माफ कीजिएगा, ग्राफ ये नहीं बनेगा भाई, तो आप खुद देखना कि कैसा ग्राफ बनेगा। वो मेरे ख्याल से इस तरह का ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। आप देखें ना t इक्वल टू 1 पे नेगेटिव आया ना भाई, तो t इक्वल टू 1 पे अगर आप चेक करोगे तो नेगेटिव आएगा। t इक्वल टू 2 पे देख लो आप, तो t इक्वल टू 2 पे देखोगे तो क्या बन जाएगा ये -4, t इक्वल टू 2 पे, ठीक है। तो इस तरह का ग्राफ बनेगा दोस्तों। अब ये ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ग्राफ हमें पोजीशन के बारे में बता रहा है। तो आप देखिए अगर मैं t इक्वल टू 0 पे देखूंगा तो 0 पे ये यहां पे है, t इक्वल टू 4 पे भी 0 पे है ये, बट 0 से 4 सेकंड के बीच में जो पोजीशन है वो नेगेटिव है। इसका मतलब पार्टिकल जो है इस तरफ है, और नेगेटिव में इसकी पोजीशन बढ़ रही है। जैसे आप टाइम को बढ़ा रहे हो तो पार्टिकल पहले इधर जा रहा है, माइनस आई कैप की तरफ जा रहा है, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा बताओ जरा, 2 सेकंड पे इसकी जो डिस्टेंस, जो लोकेशन होगी, जो पोजीशन होगी, वो आपकी -4 आई कैप आ जाएगी। t इक्वल टू 2 पे अगर आप देखोगे तो -4 आई कैप हो जाएगी, और जैसे जैसे फिर उसके बाद आप टाइम को बढ़ाओगे और बढ़ाओगे फर्दर, तो वापस ये इस तरफ आना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 4 के बाद ये पॉजिटिव टाइम में, पॉजिटिव पोजीशन में जाना शुरू हो जाएगा, इधर जाना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब पोजीशन को समझिए, पोजीशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम ये आई कैप का कंसेप्ट यूज नहीं कर रहे थे, अभी तक तो हम सिर्फ यही देख रहे थे कि भाई पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स बोल रहे थे। लेकिन आप आई कैप दिखा दोगे तो आई कैप डायरेक्शन को दिखा रहा है, ये केवल एक्स डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इसका। बट कई बार क्या होता है, कई बार जो पार्टिकल है वो 2 डायमेंशन में मूव करता है, एक्स में भी और वाई में भी, ठीक है। तो उस केस में आप पोजीशन को कैसे दिखाओगे, अगर मोशन जो है वो दोनों तरफ है पार्टिकल का, तो फिर उसको आप कैसे दिखाओगे। जैसे कि देखिए अगर मान लीजिए मेरा पार्टिकल जो है वो एक्स और वाई दोनों में मूव कर रहा है, सोचिए वो मैं इस तरह थ्रो कर रहा हूं पार्टिकल को इस तरफ, ठीक है। पार्टिकल जो है ऐसे मैंने थ्रो किया तो ऐसे गया और ऐसे यहां पे लैंड किया। अब ये 2 डायमेंशनल मोशन है, ये एक्स में भी मूव हो रहा है, वाई में भी मूव हो रहा है। तो अगर मैं यहां पे पोजीशन को दिखाऊंगा, इसकी पोजीशन को दिखाऊंगा, तो मुझे 2 कंपोनेंट दिखाने पड़ेंगे कि टाइम के साथ ये कैसे बदल रहा है। तो मैं बोल सकता हूं 4t आई कैप, मतलब टाइम के साथ ये जो है ये ऐसे चेंज हो रहा है। और जो वाई वाला है इसको भी मैं ऐसे दिखा सकता हूं, t स्क्वायर -4t, t स्क्वायर प्लस 4t बोल दो, चलो नहीं भाई प्लस बोलोगे तो दिक्कत आएगी। ये क्या है देख लो ना, t इक्वल टू 0 पे 0 होना चाहिए, ठीक है। और मैं चाह रहा हूं कि t इक्वल टू, इसको ऐसे लिखता हूं 4t माइनस टी स्क्वायर। अब ठीक है भाई, 4t माइनस टी स्क्वायर, सोचिए ऐसे है जे कैप, ठीक है। तो अब मान लीजिए इस तरह से है, तो आप देख सकते हो ये t इक्वल टू 0 पे भी 0 आएगा और t इक्वल टू 4 पे भी 0 आएगा। y जो पोजीशन है ना, ये x पोजीशन है, ये y पोजीशन है। तो x में जो लोकेशन है वो भी टाइम के साथ बदल रही है, और y में जो लोकेशन है वो भी टाइम के साथ बदल रही है। तो आप देखिए इसकी जो पोजीशन दिखाएंगे ना, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह से आएगी। एट t इक्वल टू, जैसे मान लीजिए मैं पूछूं एट t इक्वल टू 2 सेकंड बताओ क्या आएगी, उसकी लोकेशन कहां पे आएगी, उसकी पोजीशन कहां पे आएगी। तो आप क्या करोगे, एट t इक्वल टू 2 सेकंड जो उसकी पोजीशन बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगी 8 आई कैप। एक्स में तो 8 पे चला जाएगा, और जे में कितना आएगा बताओ, t की वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 4 जे कैप, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 पे y कॉम्पोनेंट मेरा 4 पे आएगा और x कॉम्पोनेंट 8 पे आएगा। तो x में ये 8 चल चुका होगा और y में ये कुछ 4 डिस्टेंस चल चुका होगा, y में ये 4 डिस्टेंस चल चुका होगा। असल में यहां पे पहुंचेगा ये। आप बोलोगे क्यों सर t इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम y पे क्यों दिखा दिया, क्योंकि इसका जो मैक्सिमा है वो t इक्वल टू 2 पे आएगा। इसका जब ग्राफ अकेला इसका देखो, अकेला इसका ग्राफ अगर मैं देखूं t के साथ, y का ग्राफ अगर मैं टाइम के साथ देख रहा हूं कि हाइट मेरी टाइम के साथ कैसे बदल रही है,
तो t इक्वल टू 0 पे 0 है और एक अगला t इक्वल टू 4 पे 0 है और t इक्वल टू 2 पे देखो कैसी बनेगी, t इक्वल टू 2, तो मिडिल में जो मिडिल पॉइंट है उसमें मैक्सिमम आएगा, t इक्वल टू 2 पे इसकी हाइट 4 आएगी, तो इसका मतलब t इक्वल टू 2 पे मैक्सिमम हाइट पे होगा ये, दैट्स वाई मैंने यहां पे ये पॉइंट को दिखाया। जब t की वैल्यू 2 होगी, t की वैल्यू 2 होगी तो y में मैक्सिमम पे पहुंच चुका होगा ये, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी और ये अपना 8 पे पहुंच चुका होगा, यहां पे x की वैल्यू क्या है 8 है, ठीक है। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा इसका वो ये बनेगा, ये इसका पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, ये इसकी पोजीशन आ जाएगी, ठीक है। 8i कैप प्लस 4j कैप, ये इसकी पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसकी जो पोजीशन है वो टाइम के साथ क्या होती जा रही है बताओ, बदलती जा रही है। तो पोजीशन में क्या होता है दोस्तों, पोजीशन में आपका पोजीशन में डायरेक्शन भी होती है, तो ये मेरा पोजीशन है भाई, ये वेरिएबल पोजीशन है जो टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लूं दोस्तों, डी बाई डी टी ऑफ जो भी ये पोजीशन है इसको मैं एस टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सोचिए। तो डी बाई डी टी ऑफ एस टी अगर मैं कर दूंगा तो क्या बनेगा बताओ, वो बनेगा 4i कैप प्लस क्या बन जाएगा बताओ जरा, 4 माइनस 2t j कैप। इसका मतलब ये क्या आई है, ये वेलोसिटी आई है, देखो इसमें डायरेक्शन भी है i कैप j कैप, दैट्स व्हाई इट इज, और इसको मुझे वेक्टर लगाना चाहिए भाई यहाँ पे ना, तो ये क्या बन जाएगा, ये मेरी वेलोसिटी बन जाएगी। और बेटर तो ये होता मैं इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलता, क्योंकि आप किसी भी इंस्टेंट पे आप इस पार्टिकल की वेलोसिटी बता सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला एट t इक्वल टू 3 सेकंड पे बताओ क्या वेलोसिटी आएगी, तो t इक्वल टू 3 सेकंड पे कैसे देखोगे, x में क्या है, t इक्वल टू 3 सेकंड पे सब मेरी यहां पे होगा कहीं है, x में क्या रहेगा बताओ, x में तो मेरी वेलोसिटी रहेगी 4 मीटर पर सेकंड, और y कंपोनेंट क्या आएगा वेलोसिटी का, t इक्वल टू 3 पे, y कंपोनेंट मतलब नीचे की तरफ आ रहा होगा y कंपोनेंट, पार्टिकल का 2 कंपोनेंट हो गए, एक इधर वाला एक इधर वाला, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 4i कैप बन जाएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यहां पे t की वैल्यू 3 पुट कर दो तो ये माइनस 2j कैप बन जाएगा। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी t इक्वल टू 3 सेकंड पे। तो इसमें 2 कंपोनेंट आएंगे, एक डाउनवर्ड और एक इधर, क्योंकि माइनस j कैप है ना। इसका अगर मैं मोड ले लूंगा तो स्पीड की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, कि यहां पे जो स्पीड आएगी वो क्या आएगी, स्पीड याद रखिए मैग्नीट्यूड, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहां से आप स्पीड निकालोगे तो इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मेरी स्पीड आ जाएगी, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे आप जो है निकालोगे। एक और चीज मैं बताता हूं, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है ना, वो जो उसका पाथ होता है उसके टेंजेंशियल होती है, हमेशा याद रखिए। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, सोचिए XY प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, कोई पार्टिकल का लोकस है जिसपे वो मूव कर रहा है, सोचिए मूवमेंट का कोई लोकस बना दिया हमने, ऐसे से जा रहा है कोई, ठीक है। या देखो ये XY प्लेन में, ये XY प्लेन में मूव कर रहा है, इधर X है इधर मेरा Y है, ठीक है, तो XY प्लेन में ऐसे मूव कर रहा है। तो किसी भी इंस्टेंट पे अगर मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात करूंगा तो वो जो डायरेक्शन होगी वो इस मूवमेंट के टेंजेंशियल होगी। यहां पे वेलोसिटी इधर होगी, आप बोलोगे सर यहां पे इधर कहां है, इसके तो 2 कंपोनेंट है। अरे तो 2 कंपोनेंट है तो उनका रिजल्टेंट भी तो निकालो, रिजल्टेंट इधर ही तो आएगा। इसके 2 प्रोजेक्शन है, एक प्रोजेक्शन आपका इधर है और एक प्रोजेक्शन किधर है, एक प्रोजेक्शन आपका इधर है, तो आपने ब्रेक करके दिखा दिया प्रोजेक्शन में, बट एक्चुअल में जब आप टोटल देखोगे तो इधर आएगी ना, और वो इस पाथ के क्या रहेगी, ऑलवेज टेंजेंशियल। यहां पे देखो, यहां पे वेलोसिटी इधर आएगी। अगर t इक्वल टू 2 पे देखोगे वेलोसिटी की वैल्यू, तो t इक्वल टू 2 पे j कैप कंपोनेंट 0 आएगा, केवल x कैप कंपोनेंट आ रहा है। और आप देख सकते हो यहां पे जो वेलोसिटी हो टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर ही तो आनी चाहिए, यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो इधर होगी। तो हमेशा याद रखिए जो वेलोसिटी होती है दोस्तों, वो आपका जो पाथ होता है, पाथ जो जिस पाथ पे वो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उस पाथ के टेंजेंशियल होगी। अब यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, ये पाथ नहीं है, ये पाथ का ग्राफ नहीं है। पाथ तो ये तो टाइम के साथ y कैसे बदल रहा है उसका ग्राफ है। पाथ तो केवल XYZ में देखा जाता है। पाथ के लिए आपको XY, टाइम के साथ थोड़ी ना पाथ को देख पाओगे आप। ये पाथ का ग्राफ नहीं है भाई, ये तो क्या हो रहा है, ये तो असल में तो पाथ y में ऐसे, अगर मैं सिर्फ ऐसे बोलता कि ये भाई y है तो आप पाथ बताते, पाथ बताओ कैसा होगा, क्या ये पाथ होगा ना, ये तो टाइम के साथ वेरिएशन है। पाथ अगर y में देखोगे तो y में तो पाथ में स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, फिर ये पाथ बनेगा y में, समझ रहे हो पॉइंट को, समझो भाई। तो अगर मैं सिर्फ y की बात करता कि भाई y इज इक्वल टू 4t माइनस टी स्क्वायर, एक बार x को भूल जाओ और मैं बोलता बताओ उसका पाथ कैसा बनेगा, पाथ को दिखाओ, तो पाथ को दिखाने के लिए ये नहीं दिखाना पड़ता, फिर आपको पाथ को दिखाने के लिए आपको दिखाना पड़ता कि इसका मोशन किधर है। ये असल में तो टाइम के साथ वेरिएशन को बता रहा है, असल में तो कैसे मूव कर रहा है, y इज इक्वल टू 0 पे 0 है और फिर ये ऊपर गया और फिर नीचे आया, इसका मतलब ये सिंगल लाइन पे मूव कर रहा है, ये इसका पाथ है। तो पाथ में और इस ग्राफ में फर्क समझिए।
आप ये नहीं कह सकते कि यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो ऐसे होगी, यहां पे जो वेलोसिटी आएगी वो ऐसे होगी, यहां पे, क्योंकि ये पाथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। पाथ को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ टाइम के साथ नहीं होना चाहिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ होना चाहिए, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो उस पाथ के क्या बनेगा, टेंजेंशियल बनेगी वेलोसिटी, हमेशा याद रखिए पार्टिकल की जो वेलोसिटी आएगी। और आप ध्यान से देखो वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है हर पॉइंट पे, ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, पोजीशन का जो डेरिवेटिव है वो वेलोसिटी बनेगा, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं उसका मैग्नीट्यूड ले लूंगा तो क्या बनेगी, स्पीड, उसमें फिर डायरेक्शन खो जाएगी, वो बनेगी मेरी स्पीड, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। ये तो सब कार्टेशियन में मैं बता रहा हूं, इसी चीज को आप जो है अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी देख सकते हो। सोचिए अगर कोई पार्टिकल जो है वो कुछ ऐसे रैंडम मूव कर रहा है, ठीक है, जरा देखिए कैसे, अगर मैं दिखाऊं, कार्टेशियन में नहीं रिप्रेजेंट कर रहा मैं उसको कुछ अलग तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जरा देखिए कैसे। देखिए दोस्तों, ये मेरा x है और ये मेरा y है, और मान लीजिए आपकी तरफ जो है वो z है, मतलब इधर मैंने x ले लिया, इधर मैंने y ले लिया, और x से y हाथ घुमाऊंगा तो आपकी तरफ जो आएगा वो z डायरेक्शन आ जाएगी, ठीक है। और पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो मान लीजिए मेरा ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं। तो अगर मैं किसी इंस्टेंट पे बात करूं, किसी इंस्टेंट t पे बात करूं, तो उसकी लोकेशन मान लीजिए यहां पे है पार्टिकल की। तो अगर आप इसको ओरिजिन से मेजर करोगे, इसकी पोजीशन को दिखाओगे, तो इसकी डिस्टेंस है r, और ये जो डायरेक्शन है ये है रेडियल डायरेक्शन, ये है r कैप डायरेक्शन। मतलब आपको इस पार्टिकल पे पहुंचना होगा तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी दिख सकते हो आप। देखो ये जो डिस्टेंस मेजर की गई है z एक्सिस से मेजर की गई है, z एक्सिस आपकी तरफ है, तो z एक्सिस से ये डिस्टेंस मेजर की गई है। इसका मतलब अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूंगा तो जरूरी तो नहीं है मैं एक्स वाई कोऑर्डिनेट में ही इसकी पोजीशन बताऊं, आपको मैं ऐसे भी बोल सकता हूं इसकी जो पोजीशन है वो है r कैप, ये इसकी पोजीशन है दोस्तों, ये इसकी पोजीशन है। यहां पे तीन डायरेक्शन है, एक रेडियल डायरेक्शन है, एक रेडियल डायरेक्शन की क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, ये कौन सी हो जाएगी बताओ जरा, ये फाई कैप डायरेक्शन हो जाएगी, और बाहर की तरफ क्या है आपकी जेड कैप डायरेक्शन। सिलेंडर में तीन डायरेक्शन होती है ना, एक आर कैप, एक फाई कैप और एक जेड कैप। तो अगर मुझे सिर्फ इसकी पोजीशन बतानी हो तो पोजीशन को मैं इस तरह से लिखूंगा, आर कैप। किसी इंस्टेंट टी पे जो ओरिजिन से जो जेड एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस है वो आर है, तो इसका मतलब मैं रेडियल डायरेक्शन में अगर मैं आर डिस्टेंस चलूंगा तो इस पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। तो अगर मुझे इस पार्टिकल की पोजीशन बतानी हो तो सिर्फ ऐसे मैं बताऊंगा सिलेंड्रिकल में, ठीक है। तो अगर मैं इस आर रेडियल डायरेक्शन के परपेंडिकुलर इधर चल रहा हूं तो इसका मतलब मैं फाई कैप की तरफ चल रहा हूं, लेकिन आपका पार्टिकल तो इधर नहीं जा रहा भाई, आपका पार्टिकल तो किधर जा रहा है, आपका पार्टिकल तो इधर मूव कर रहा है। तो इसका मतलब यहां पे इस इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी आएगी वो इस तरफ होगी भाई, जो वेलोसिटी होगी वो इस तरफ होगी। और निकालोगे कैसे वेलोसिटी को, इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा आपको। तो चलिए जरा इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका मतलब डी एस बाई डी टी, पोजिशन को मैं क्या लिख रहा हूं, एस से लिख रहा हूं, पोजिशन एक वेक्टर है भाई, तो डी एस बाई डी टी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे लिखना पड़ेगा डी आर बाई डी टी आर कैप प्लस आर डी बाई डी टी ऑफ आर कैप। भाई यहां पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा ना, किस रेट से मेरा आर बदल रहा है, ये किस, क्योंकि ये भी तो बदल रही है, और अगर आर बदलेगी तो आर कैप भी बदलेगा। जरा देखो ध्यान से, अगले इस इंस्टेंट पे यहां पे, अगले इंस्टेंट पे कहां पे बताओ, अगले इंस्टेंट पे क्या पता है यहां पे पहुंच जाए, तो देखो आर बदल गया टाइम के साथ, और जो रेडियल डायरेक्शन है वो भी मेरी चेंज होगी। तो इसका मतलब है ना सिर्फ आर टाइम का फंक्शन है, आर कैप भी टाइम का फंक्शन है। तो यहां पे दोनों चीज लिखनी पड़ेंगी आपको, आर के साथ भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा और आर कैप के साथ भी डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर ये आर के साथ जो डेरिवेटिव आएगा ये क्या आएगा, और आर कैप के साथ जो डेरिवेटिव होता है, आर कैप जो डायरेक्शन का डेरिवेटिव होता है वो कैसे कैलकुलेट करें, वो जरा देखते हैं। एक्स वाई जेड में डेरिवेटिव जीरो आता है, जैसे देखो एक्स वाई जेड का अगर आई कैप का डेरिवेटिव ले रहा हूं ना मैं, तो वो हमेशा जीरो बनेगा, ठीक है। जे कैप का डेरिवेटिव जीरो आएगा, के कैप का, लेकिन आर कैप का डेरिवेटिव जीरो नहीं आएगा दोस्तों। देखते हैं अब आर कैप का डेरिवेटिव क्यों नहीं जीरो आता, ठीक है, उसको जरा समझते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए अगले एपिसोड में करना पड़ेगा अपने को, बिकॉज प्रॉब्लम यह है कि मेरी क्लास का जो टाइम है वो आपका हो गया है। तो अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, आर कैप का डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कहां पे हेल्प करेगा आपको,
ये हमें हेल्प करेगा सर्कुलर मोशन में। जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, इसका मतलब आप वहां पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल कर सकते हो। भाई कोई चीज सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है सोचिए, तो इसका मतलब वो सिलेंडर का जो कर्व सरफेस होता है उसी पे तो मूव कर रही है, तो वहां पे इस कंसेप्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसलिए काम की चीज है भाई, इसको थोड़ा समझिएगा थोड़ा ध्यान से, ठीक है। तो अगले एपिसोड में जब मुलाकात होगी तो मैं इसको थोड़ा सा और गहराई से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। आज के एपिसोड में इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।